डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। फिरोजाबाद को सीएम योगी की सौगात। सीएम योगी ने 658 करोड़ से अधिक लागत की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। कार्यक्रम में सीएम योगी ने सपा पर साधा निशाना। समाजवादी पार्टी देती थी 1 डिस्ट्रिक्ट 1 माफिया, लेकिन आज डबल इंजन की सरकार दे रही 1 डिस्ट्रिक्ट 1 मेडिकल कॉलेज, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 कुजीन। आज यूपी है माफिया और गुंडा मुक्त। लखनऊ में सीएम योगी ने किया जनता दर्शन। प्रदेश भर से आए फरियादियों से मुलाकात कर उनकी समस्याओं को जाना और उनके तत्काल निराकरण के अधिकारियों को दिए निर्देश। अतिक्रमण की शिकायत पर सीएम योगी ने कहा, अतिक्रमण कतई बर्दाश्त नहीं होगी, आरोपियों पर तत्काल करें कार्रवाई। कन्नौज दौरे पर पहुंचे अखिलेश यादव ने बीजेपी पर बोला तीखा हमला। अखिलेश ने राम मंदिर चढ़ावा चोरी केस में बीजेपी को घेरा। वहीं कानून व्यवस्था, किसानों की बदहाली, बिजली संकट पर योगी सरकार को बताया फेल। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर प्रसून। आज चर्चा पाकिस्तान से मिली भारत को परमाणु युद्ध धमकी की। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने खुलेआम बयान दिया कि भारत ने अगर सिंधु नदी का पानी रोका तो पाकिस्तान भारत के खिलाफ युद्ध की शुरुआत कर देगा। यह तीखी बयानबाजी भारत के जल शक्ति मंत्री CR पाटिल के उस बयान के बाद आया है जिसमें उन्होंने 2028 तक पाकिस्तान जाने वाले पानी को पूरी तरह नियंत्रित करने की बात कही। दरअसल अप्रैल 2025 में पहलगाम आतंकी हमले, जिसमें 26 पर्यटकों की जान गई थी, के बाद भारत ने सिंधु जल संधि समझौते को निलंबित कर दिया। आपको बता दें कि भारत के विभाजन ने केवल जमीन को नहीं बांटा बल्कि नदियों के प्राकृतिक प्रवाह को भी 2 हिस्सों में काट दिया। सिंधु नदी तंत्र की 6 नदियां भारत से होकर पाकिस्तान जाती हैं। आजादी के तुरंत बाद पानी को लेकर विवाद शुरू हो गया। विश्व बैंक की मध्यस्थता में 19 सितंबर 1960 को कराची में भारत के तत्कालीन PM जवाहरलाल नेहरू व पाकिस्तान के राष्ट्रपति अयूब खान ने इस संधि पर हस्ताक्षर किए। इस संधि के तहत सिंधु नदी तंत्र की 6 नदियों को 2 भागों में बांटा गया। पूर्वी नदियों में रावी, व्यास, सतलज के पानी पर भारत को पूर्ण और अनन्य अधिकार दिया गया। पश्चिमी नदियों में शामिल सिंधु, झेलम, चिनाब का करीब 80% पानी पाकिस्तान को आवंटित किया गया। भारत को इन नदियों पर केवल सीमित उपयोग यानी पीने का पानी, घरेलू उपयोग और बिना पानी रोके बिजली बनाने वाली रन ऑफ द रिवर परियोजनाओं की अनुमति दी गई। यह दुनिया की सबसे उदार संधियों में से एक मानी जाती है, जहां ऊपरी तट पर स्थित भारत ने अपने से नीचे स्थित पाकिस्तान को कुल नदी तंत्र का लगभग 80% पानी सौंप दिया। नेहरू का मानना था कि उदारता दिखाकर पाकिस्तान के साथ कश्मीर मुद्दे और सीमा विवाद को हमेशा के लिए सुलझाया जा सकेगा और नेहरू भारत को एक शांतिप्रिय और बड़े भाई के रूप में स्थापित करना चाहते थे। हालांकि ताजा हालात साफ कर देते हैं कि नेहरू इन दोनों लक्ष्यों को पाने में बुरी तरीके से नाकाम रहे, जिसका खामियाजा आज तक भारत उठा रहा है। इक्कीसवीं सदी का युद्ध पानी के लिए लड़ा जाएगा। यह बात संयुक्त राष्ट्र के पूर्व महासचिव बुतरज घाली ने एक चेतावनी के तौर पे दिया था, जो आज दक्षिण एशिया विशेषकर पाकिस्तान के संदर्भ में बिल्कुल सटीक बैठती है। गंभीर आर्थिक कंगाली और राजनीतिक अस्थिरता से जूझ रहा पाकिस्तान एक ऐसे संकट के मुहाने पर खड़ा है जो उसकी बुनियाद को हिला रहा है, और वह है गहराता जल संकट, जिससे उबरने के लिए पाकिस्तान अब भारत को युद्ध की धमकी दे रहा है। पाकिस्तानी सेना अपनी आंतरिक कमियों को छुपाने के लिए और वहां के राजनेता यह भ्रम फैलाते हैं कि भारत बात बनाकर पानी रोक रहा है, जबकि भारत केवल सीधे संधि के दायरे में रहकर अपनी पन बिजली परियोजनाओं जैसे किशन गंगा और रतले बना रहा है। यदि पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आता और भारत को युद्ध की धमकी देता है तो सैन्य और भौगोलिक दोनों ही मोर्चों पर भारत का पलड़ा भारी पड़ेगा। युद्ध के हालात में भारत चिनाब, झेलम, सिंध पर बने अपने बांधों जैसे सलाल, बागलीघर,
किशनगंगा के गेट बंद कर सकता है या रणनीतिक रूप से पानी छोड़कर पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में कृत्रिम बाढ़ ला सकता है। इससे पूरे पाकिस्तान की कृषि और अर्थव्यवस्था चौपट हो सकती है। परंपरागत सैन्य ताकत, अर्थव्यवस्था और तकनीकी क्षमता और रक्षा बजट के मामले में भारत पाकिस्तान से कई गुना आगे है। पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं है कि वह एक हफ्ते से अधिक का पूर्ण युद्ध झेल सके। परमाणु धमकी देना एक अलग बात है, लेकिन व्यवहारिक युद्ध में चीन की मदद के बिना पाकिस्तान का टिक पाना नामुमकिन है। चीन पाकिस्तान का ऑल वेदर फ्रेंड है। हालांकि चीन खुद सिंधु और ब्रह्मपुत्र जैसी नदियों के उद्गम स्थल पर है, इसीलिए वह कभी नहीं चाहेगा कि ऊपरी तट वाले देश के अधिकारों को चुनौती मिले। लेकिन वह भारत पर दबाव बनाने के लिए राजनयिक और सैन्य मोर्चे पर पाकिस्तान का समर्थन कर सकता है। आज की जियोपॉलिटिक्स में अमेरिका के लिए भारत चीन को घेरने का सबसे बड़ा जरिया है, जैसे क्वाड गठबंधन के जरिए। अमेरिका आज भी पाकिस्तान को एक गैर भरोसेमंद और आतंकवाद को संरक्षण देने वाले देश के रूप में देखता है। हालांकि अमेरिका जल्द संधि को तोड़ने के पक्ष में खुलकर नहीं आएगा, क्योंकि वह स्थिरता चाहता है, लेकिन युद्ध की स्थिति में पर्दे के पीछे से उसका झुकाव भारत की रणनीतिक चिंताओं की तरफ ही होगा। भारत को युद्ध की धमकी देना पाकिस्तान के लिए आत्मघाती साबित होगा। सिंधु जल संधि को लेकर भारत का रुख अब बदल रहा है। भारत ने साफ कर दिया है कि खून और पानी एक साथ नहीं बह सकते। वहीं पाकिस्तान आतंकवाद और युद्ध की भाषा बंद नहीं करता है, तो भारत के पास अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के तहत संधि की समीक्षा करने का पूरा अधिकार है। उस स्थिति में पाकिस्तान पर बिना एक गोली चलाए पाकिस्तान को घुटने पर लाया जा सकता है। भारत अपर रिपेरियन देश है, यानी नदियां भारत से होकर पाकिस्तान में प्रवेश करती हैं। यदि युद्ध के हालात बनते हैं और भारत सिंधु जल संधि को निलंबित या रद्द करने का फैसला करता है, तो भारत पश्चिमी नदियों के पानी को नियंत्रित या मोड़ने के लिए रणनीतिक कदम उठा सकता है। इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं संजीव श्रीवास्तव जी, जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट, कमांडर भूषण दीवान जी, डिफेंस एक्सपर्ट, और इरशाद अहमद जी, पाकिस्तानी पत्रकार। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। पहला सवाल इरशाद अहमद जी आपसे, पाकिस्तान किसके दम पर भारत को युद्ध की धमकी दे रहा है, जबकि भारत की अर्थव्यवस्था आज 4 ट्रिलियन के करीब पहुंच रही है, जबकि पाकिस्तान इस समय इतिहास के सबसे बुरे आर्थिक संकट, महंगाई और दिवालियेपन के कगार पर है। पाकिस्तान के पास एक हफ्ते से अधिक युद्ध लड़ने की न तो सैन्य सामग्री है और ना ही विदेशी मुद्रा भंडार भी। ऐसे में पाकिस्तान को कौन उकसा रहा है? बहुत शुक्रिया जी। पहले तो मैं अर्ज करूं कि मैं पत्रकार नहीं हूं, मैं सियासतदान हूं। मेरा मुस्लिम लीग नून पाकिस्तान से ताल्लुक है। मेरा नाम डॉक्टर इरशाद अहमद खान है। पहले आपने तस्दीक कर लीजिए। जी जी। दूसरी बात, आपने मुझे सवाल किया कि हम किस बिना पर हिंदुस्तान को आंखें दिखाते हैं, ये आपने सवाल किया मुझे जी। पहले तो ये है कि हम कभी भी आंखें नहीं दिखाते हैं, हम बड़ी आजिज़ी से बात करते हैं। लेकिन हाँ, जब आप शरारत करते हैं, कुछ दहशतगर्दी की सोच से पाकिस्तान की तरफ देखते हैं, तो मेरे पास इतनी सुप्रीम ताकत है, मेरी आर्मी, मेरी शाहीन फोर्स, एयर फोर्स और मेरी नेवल फोर्स, जो कि सबक सिखाने के लिए बिल्कुल तैयार है। आपने बेहद अहम बात की इरशाद जी कि आतंक के खिलाफ आप हैं, लेकिन पहलगाम में जो हमले हुए उसके बाद से ही यह संधि खतरे में आई। पहलगाम के आतंकियों को संरक्षण कहाँ मिल रहा है? पाकिस्तान, कोई भी पड़ोसी देश भारत में इस तरह के आतंकी कैंप नहीं चलाता है जैसे पाकिस्तान चलाता है। आप जरा सुनिए ना, मुझे बोलने दीजिए। मैं आपको बता रहा हूँ, आप ही की बात को आगे बढ़ाया मैंने, अपनी तरफ से कुछ भी नहीं जोड़ा है। आपको मैं समझ गया हूँ, मैंने आपकी बात को पिक कर लिया जहां से आप बोले। आप बोले पहलगाम से, ठीक है। आपने पहलगाम में खुद से एक ड्रामा रचाया, आपकी हुकूमत ने, आपके वजीर आजम, आपके वजीर खारजा और आपके वजीर दाखिला ने। देखें, पहलगाम में कश्मीरियों को, मासूम हिंदुस्तानियों को मरवा करके विद इन सेकेंड, मैंने एक प्रोग्राम में पहले भी कहा था, विद इन सेकेंड, अभी आपने डेड बॉडीज नहीं देखी, अभी आपने तहकीकात नहीं की और पाकिस्तान पे इल्जाम लगा करके
विद इन डेज आपने हमला करने की भरपूर कोशिश की। इरशाद जी, मुझे लग रहा है या तो आप मासूम हैं, आप या तो मासूम हैं, आपको जानकारी नहीं है, या आप हमें भी भ्रम में डालने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, या तो मुझे सुन तो लीजिए भाई इरशाद जी, सुनिए बात। आप अगर झूठ बोलेंगे तो झूठ का मंच थोड़ी है। सुन लीजिए मेरी बात इरशाद जी, कसाब आएगा तो आप मानेंगे नहीं कसाब है। कसाब का पूरा खानदान खोज के निकाल दिया गया पाकिस्तान में। आप लोग कैसी बात करते हैं, दहशतगर्द भी भेजते हैं, उसके बाद मानते भी नहीं है। आप सुन लीजिए अब मेरी बात, मैं आपके पास दोबारा आऊंगा। हमारे साथ कमांडर भूषण दीवान जी मौजूद हैं। कमांडर भूषण दीवान जी, पाकिस्तान धमकी दे रहा है भारत को कि भारत, मैं दोबारा आऊंगा इरशाद जी, आप मेरे पास, आप सुनिए, आप बात सुनिए, अभी दोबारा आऊंगा आपके पास। तो कमांडर भूषण दीवान जी, पाकिस्तान भारत को युद्ध की धमकी दे रहा है। वैश्विक सैन्य रैंकिंग में भारत चौथे स्थान पर है, जबकि वैश्विक सैन्य रैंकिंग में यानी ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2026 में कुल 145 देशों में से पाकिस्तान का 14वां स्थान है, जो 2024 में 9वां स्थान था, 2026 में घटकर 14वां स्थान हो गया है। ऐसे में क्या यह धमकी कोरी बयानबाजी है या इसको गंभीरता से लिया जा सकता है? जी भूषण दीवान जी। धन्यवाद डॉक्टर साहब, आपको जय हिंद और रिस्पेक्टेड को पैनलिस्ट को भी नमस्कार, जय हिंद, और आपके दर्शकों को भी क्षमा करें। आपको मैं कई बार चैनल में हमारी गुफ्तगू सामने आमने बैठे हैं, आपका नाम लिखा नहीं, अभी भूल रहा हूं मैं। इरशाद खान। हाँ इरशाद जी, मेरा ख्याल है आप भी कुछ 60-62 साल की उम्र वाले तो होंगे ही प्रभु। अल्हम्दुलिल्लाह, जितनी भी उम्र है अल्लाह की दी हुई है और अल्लाह के लिए हम हाजिर हैं। अभी बता रहा हूँ, आपको तो याद होगा 71 में पाकिस्तान क्यों टूटा। आप हमारे भाई हैं, भारत पाकिस्तान एक ही टाइम पैदा हुए हैं। आप मुझे बताएं कि ये आपका जीडीपी आज हमसे इतना कम है पर कैपिटा, ओवरऑल नहीं। देखिए, आप कुछ तो कमियां होंगी, कमियां हर एक में होती है, भारत में भी होंगी, पाकिस्तान में भी होंगी। आप इतनी गुर्बत में जी रहे हैं क्यों? आपकी आर्मी जनाब, मेरी पूरी बात कर रहे थे, आपकी जनाब पूरी आर्मी जो है, जो पंजाबी मूल की है, 71 की लड़ाई में लड़ने का मुझे गौरव मिला है। आप क्यों टूटा? क्योंकि आप कहते हैं अरे बंगाली ये कैसे राज करेगा, आप कहते पख्तून ये कैसे राज करेगा, अरे सिंधी और ये तालिबान, ये केपीके, आप सबको जब दबाएंगे। अभी आपकी फायरिंग कर दी आपने आजाद कश्मीर में, पीओके में, तो इस तरीके से आर्मी क्या कर रही है? आपका आवाम का ना यूनिवर्सिटियां बनानी है, ना हॉस्पिटल बनाने हैं, ना रोड बनाने हैं, और पैसा चूसना है आईएमएफ से लेके। जी पूरी बात हंसने से कुछ होगा नहीं। लतीफा सुना रहे हैं आप फिर बीच में लतीफा तो आप सुना रहे हैं। 65 में मुझे बात पूरी करने नहीं दी आपके एंकर साहब ने, मुझे बात ही पूरी नहीं करने दी। आपके दरमियान में नहीं बोलेंगे, अब देखना, अब आप क्यों कुछ बोलेंगे आप वो खामोशी से सुनेंगे। टाइम बहुत कम होता है, अब ये बातें करके क्या फायदा। अभी आप मुझे बताएं, 80% पानी हमारी दयानतदारी को आपने मिसयूज किया थ्रू आउट। 71 में शिमला एग्रीमेंट हुई, आपके 93,000 फौजी हमने वापस कर दिए। न्यूरनबर्ग ट्रायल जो हुआ था सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, क्या कहा अलाइड पावर्स ने, यूएसए, रशिया, यूके, जर्मनी, तुम फौज नहीं रखोगे, जापान तुम फौज नहीं रखोगे, हमारी गलती, हमने आपको सब करने दिया, आप फिर सिर पे चढ़ गए। ये दयानतदारी का सिला ऐसे नहीं दिया जाता है। अभी आप मुझे बताएं, बेहद अहम बात कर रहे हैं कमांडर भूषण दीवान जी। संजीव श्रीवास्तव जी मौजूद हैं, जियो पॉलिटिकल एक्सपर्ट। संजीव जी, विश्व बैंक इस संधि का गारंटर है, सिंधु जल समझौते का, इसीलिए भारत के इस फैसले को कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन में चुनौती दे सकता है। ऐसे हालात में भारत के सामने क्या उपाय होंगे? जी देखिए, भारत पहले से ही जो सिंधु जल समझौते के रिव्यू के लिए अपना जो आवेदन है वो दे चुका था, और ये जो समझौता है 1960 में हुआ था, और जाहिर है कि अभी हम 2026 में रह रहे हैं। तो भारत में भी जो भारत की अपनी जो जियोग्राफिकल जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो भी बड़ी हैं। भारत को अपनी आबादी को भी ध्यान में रखना है, और भारत का ये जो पानी है वो लगातार हम पाकिस्तान को
दिए जा रहे थे, जबकि भारत के अंदर ही अनेक राज्यों से इस बात की मांग भी उठ रही थी कि इस पानी को हमको भारत को इस्तेमाल करना चाहिए। भारत आज विश्व की सबसे बड़ी जनसंख्या वाला राष्ट्र है, तो ये भी कारण है। और भारत ये ने इस बात को वर्ल्ड बैंक को बताया भी था कि पाकिस्तान लगातार जो है इस सिंधु जल समझौते का, की शर्तों का और इसके प्रोविजंस का वायलेशन भी कर रहा है। दो पैरेलल लेवल पर कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन और जो एक्सपर्ट्स की जो कमेटी होती है वो एक साथ चलाने की कोशिश और कभी ओवरलैप करने की कोशिश, इस तरीके के वायलेशंस पाकिस्तान भी करता रहा। लेकिन जो सबसे बड़ा जो सेटबैक सिंधु जल समझौते को ये लगा है वो जाहिर है कि पाकिस्तान के आतंक परस्त जो उसका व्यवहार है कि आप एक तरफ भारत से पानी भी ले रहे हैं और हम पानी दिए जा रहे हैं अपनी आबादी को की रिक्वायरमेंट को दरकिनार करके हमने पाकिस्तान को पानी दिया ये सोच करके कि इससे हमारे भारत से पाकिस्तान के संबंध बेहतर होंगे। लेकिन आपने क्या दिया, लहू बहाने का काम किया। भारत में आतंकवादियों को भेज करके और खून बहाएंगे और ये सोचेंगे कि हम आपको पानी देंगे, तो पानी और खून तो साथ साथ नहीं बहेंगे। ये सबसे बड़ा फैक्टर है। और देखिए, मैं मानता हूँ कि पाकिस्तान और भारत के बीच के संबंधों में जो ये दहशतगर्दी का जो इस्तेमाल पाकिस्तान करता है, पाकिस्तान के जो रियल रूलर्स वहाँ की आर्मी और आईएसआई करती है, जब तक उसको वो त्यागेंगे नहीं तब तक किसी भी तरीके से समझौते में कहीं से भी कोई सफलता नहीं मिलेगी। जो एग्जिस्टिंग कोऑपरेशन के मैकेनिज्म्स हैं जिसमें कि सिंधु जल समझौता भी है, वो भी खतरे में आज पड़ा है। तो उसका सबसे बड़ा कारण आतंकवादी है और आतंकवाद के ऊपर जब तक पाकिस्तान लगाम नहीं लगाएगा और एक एविडेंस बेस्ड एक्शंस लेकर के नहीं दिखाएगा, जिसको कि हम कहते हैं इरिवर्सिबल, वेरीफाइबल और क्रेडिबल स्टेप लेकर के नहीं दिखाएगा, तब तक भारत और पाकिस्तान के संबंध समान नहीं होंगे, सामान्य नहीं होंगे संबंध। इरशाद जी, जिस तरह की बातें अब निकल के सामने आ रही है, आप लोगों ने टेररिज्म को स्टेट एक्टर बना दिया है, इसके पीछे क्या कारण, क्या सियासी मजबूरी है? देखिए, हमने कभी भी हमने दहशतगर्दी की कोशिश की ना, हमारी दहशतगर्दाना सोच है आप लोगों की तरह। आप ये देखिए, जब से पाकिस्तान मार्ज़े वजूद में आया, जब से पाकिस्तान आज़ाद हुआ, जब से हिंदुस्तान से अलहदा हुआ, कि दहशतगर्दी कहाँ हो रही है हिंदुस्तान में या अरे पूरी दुनिया जानती है पाकिस्तान में हो रही है। बड़ा सा बड़ा आतंकवादी पाकिस्तान में मारा जाता है, अमेरिका घुस के आपके घर में मार रहा है, आप मानते नहीं हो कि कौन है ओसामा बिन लादेन, कहाँ मारा गया? आप कह रहे हैं, देखिए दीवान साहब से सुनिए, दीवान साहब कुछ कह रहे हैं। हिम्मत रखा करें आप। एफएटीएफ में आपको डाला कि भारत को डाला? नहीं, आप लोगों को जानते हैं एफएटीएफ जरूरत नहीं है, हिम्मत जरूरत यार, क्या बातें करते हो? एफएटीएफ में क्यों डाला वाली बात है, आप एफएटीएफ में क्यों डाला आपको? आप लोग दहशतगर्द हैं, आप लोगों को सर्टिफिकेट मिला हुआ है दहशतगर्दी का, कभी सिखों को कत्ल करने का, कभी मुस्लिम्स को हिंदुस्तान के रहने वालों को में तुमको डाला कि नहीं डाला? कश्मीरियों को मारने का। अरे इरशाद जी, दीवान साहब पूछ रहे हैं कि पाकिस्तान में दहशतगर्दी करवाने का। जब मैं बोलने लगता हूँ आप चार लोग बोलते हैं। अरे आप गलत बात बोलते हैं, आपको तब टोका जाता है जब आप अपनी ही बात को कंट्राडिक्ट करते हैं। छोड़ दीजिए, देखिए तालिबान दबाता है तो भारत ने किया, जी बिल्कुल आपने किया, आपको तो अभी पूरी दुनिया मान रही है, पूरी दुनिया आप ये बताइए जो अमन समझौता हुआ, इस्लामाबाद समझौते का नाम जिसको दिया गया, पूरी दुनिया इकट्ठी है, आप और आपके बाप इजराइल कहाँ है? बस सवाल है मेरा, बताइए। मैं बता रहा हूँ आपको, इसका जवाब दे रहा हूँ, इसका जवाब दे रहा हूँ मैं आपको। इरशाद जी सुन लीजिए, इजराइल वही है जहां दहशतगर्द के खिलाफ लड़ाई छिड़ रही है, भारत वही है जहां दहशतगर्दी के खिलाफ लड़ाई छिड़ रही है, अमेरिका वही है जहां दहशतगर्दी के खिलाफ लड़ाई छिड़ रही है, ईरान भी वही है जहां दहशतगर्दी के खिलाफ लड़ाई छिड़ रही है। सियाओं को आप क्या मारा जा रहा है और आप गलत बात कर रहे हैं। सिया मस्जिद में कहां बम धमाके होते हैं? इरशाद खान जी, कुरान पे हाथ रख के कसम खा लीजिए, आपके यहाँ दहशतगर्दी नहीं है। पिला रहे हैं तो उसमें उसका क्रेडिट ले रहे हैं आप। स्विट्जरलैंड में जाके क्या पूरी दुनिया की आप कहा, मैंने तो किया है, छोड़ना कीजिए, आप बताइए। अरे डाकिया तो नहीं बनेंगे ना, होने के बावजूद, आबादी होने के बावजूद, कहने के बावजूद आप लोग कहाँ हैं? आपकी तो मैसेंजर की भूमिका है, अरे डाकिया की भूमिका है। आप लोगों के जो हालात हैं, जो आपके आपके अपने आप को समझने लगे कि वो पार्टी है, जो कुछ है आपने अपने किए की। चलिए चलिए इरशाद जी एक बात बता दीजिए, इरशाद जी, बेकारी आते हैं। इरशाद जी एक बात बता दीजिए आप मुझे, बस
पैसा नहीं मिलता आपको। आप युद्ध बोलते हैं, की धमकी जो दे रहे हैं, नहीं सुना ना आप? सुन तो लीजिए इरशाद जी, युद्ध की धमकी जो आपके जरिए मिल रही है, पाकिस्तान के जरिए भारत को मिल रही है, आपको क्या लग रहा है? ये लड़ाई आवाम लड़ेगी, पाकिस्तानी सेना लड़ेगी, चीन लड़ेगा? जी देखिए, एक तो बात मैं आपसे अर्ज करूं, अगर आपने फिर दोबारा शरारत की, खुदा की कसम विद इन सेकेंड आपको जवाब मिलेगा, और ऐसा शदीद जवाब मिलेगा। मेरे आर्मी चीफ फील्ड मार्शल सैयद हाफिज मुनीर साहब ने ये अनाउंस किया है कि अगर अभी भी आप लोग दहशतगर्दी से बाज ना आए, अगर अभी भी आपके वही अजाइम है जो आपने ये सिंदूर करके देखा और मार खाई हमसे, तो इस दफा सिंदूर हम ऐसा लगाएंगे कि वो ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पूरी दुनिया ने देखा। आपके रहनुमा मुल्क, सुन तो लीजिए, आपने देखा कि मेरे फौज के जवान कैसे घुसे हिंदुस्तान में, मेरे फौज के करके आपको मार दिया है। कहाँ व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से आप आंकड़े निकाल के ला रहे हैं क्या? वो भी आपके दहशतगर्द हैं जो हमारे मुल्क में दहशतगर्दी करते हैं। बलोच नहीं है, बलोच मोहब्बत करते हैं पाकिस्तान से। काट रहे फौजियों का, ऐसा नहीं है, बलोच मोहब्बत करते हैं पाकिस्तान से। शायद आप कुछ एजेंसी लेके आए हुए हैं, मुनीर की बातें कर रहे हैं। आपके जो तालिबान है, कभी आपके लिए फ्रीडम फाइटर था, अब दहशतगर्द हो गया है। जो दुनिया के लिए दहशतगर्द है वो फ्रीडम फाइटर है। ये तो आपकी दहशतगर्द है। और आप अभी आप जो कह रहे हैं कि भारत दहशतगर्द है, जबकि दुनिया का सबसे बड़ा कनाडा से भी सर्टिफिकेट लेकर के आया आपके एम्बेसी के लोग। तालिबान भी अब दहशतगर्द हो गया है। तालिबान का भी आप लोगों ने जो कनाडा बोला, कनाडा के वज़ीर आज़म बोले, गुलामों की जंजीरें तोड़ करके आजाद हुए, तालिबान आज दहशतगर्द हो गए। मिला या नहीं मिला? और जो लश्कर तोयबा जैसे मोहम्मद है, वो जो है फ्रीडम फाइटर है। अरे आप क्या बात करेंगे? आपके पास दहशतगर्दी की बात करने का आपने क्या बोला? वो आप छोड़ेंगे नहीं तो संबंध सामान्य होंगे नहीं। और ये मैसेंजर और डाकिए की जो भूमिका आप निभा रहे हैं, बहुत इससे उसका मुगालता मत पाइए। अमेरिका आपको नाम दीजिए। देखिए सुनिए, आप हमारे इस इवेंट को जो मर्जी नाम दीजिए, क्योंकि दुश्मन हमेशा ये जो भूमिका इवेंट आप जिस तरीके से ईरान के साथ धोखा कर रहे हैं, पूरी दुनिया देख रही है। आप अमेरिका के पिट्ठू बन रहे हैं ना, आपके ऊपर अमेरिका भरोसा करता है, चूंकि बिन लादेन आपके यहाँ पकड़ा गया, मारा गया, न ईरान भरोसा कर रहा है। आपकी असल नीयत पूरी दुनिया देखती है। आप जिस तरीके से दोस्ती के लिहाज में आते हैं और दगाबाजी करते हैं, ईरान भी आप पे भरोसा नहीं कर रहा है, अमेरिका भी नहीं भरोसा कर रहा है। आपके ऊपर भरोसा कर कौन रहा है इरशाद जी? देखें, आप कह रहे हैं ना ईरान भरोसा कर रहा है ना अमेरिका भरोसा कर रहा है, और हम कितने प्यार से बैठे हैं, कितने प्यार से डिनर कर रहे हैं। मेरे वजीर आज़म आपके बैठाने पे ट्रंप साहब धमकी दे रहे हैं कि अगर उठ के गए तो ईरान तक आराम से नहीं पहुंचोगे। इरशाद जी मेरी बात सुनिए, आप इतने प्यार से बैठाए हैं कि ट्रंप को धमकी देनी पड़ गई कि अगर बिना समझौता किए गए तो आप लोग जीवित नहीं बचेंगे। आप झूठ बोलते हैं इरशाद जी। आपको ईमानदारी से बात रखनी चाहिए, तथ्यों को रखनी चाहिए, तथ्यों पे बात करनी चाहिए। आप फैक्ट पे बात नहीं करते हैं, आप झूठ बोलते हैं। पाकिस्तान वही मुल्क है जिसने अपने जिन्ना जैसे राष्ट्रपति को भी उनकी बात को नहीं माना। तख्ता पलट के जरिए आपकी सरकार चलती है, आपका देश चलता है। आपके नेताओं पे तो जनता नहीं भरोसा करती है, सेना क्या भरोसा करेगी? इसी का खामियाजा उठा रहा है। सेना का आदमी फौज में युद्ध नहीं करने आता है, वो डीलर बनता है, तेल मसाले की फैक्ट्री का डीलर बनता है। भूषण दीवान जी इस बात को ज्यादा अच्छे से बताएंगे। भूषण जी, अच्छा मुझसे क्यों नहीं, मुझे क्यों नहीं बोलने दे रहे हैं? आप क्यों डर रहे हैं? चलो पूछते हैं, आप बताएं जनाब, आपकी आर्मी फैक्ट्रियां चलाती हैं टॉयलेट पेपर बनाने की, कॉर्नफ्लेक्स बनाने की, ये प्रोफेशनल आर्मी का काम है। आप बताएं, आपने मेरी बात एक छोटा सा प्लीज, आप बताएं कारगिल हुआ, कारगिल में आपके फौजियों की लाशें आपने इनकार कर दिया, हमारी है ही नहीं, और हिंदू सेना ने हमने आपके बाकायदा रस्म रवाज, इस्लामी रस्म रवाज को दफनाया। आपके कौन, दुबई में आपको वीसा पाकिस्तानी को नहीं मिलता, वे भिखारी आते हैं, आप पे FATF लगा। भाई साहब बताएं, हमें दुख होता है, आप हमारे पड़ोसी हैं। आप अगर खुशहाल होंगे तो हम मिलजुल कर रहेंगे। आप मुझे बताएं, आपके पास KPPK में, तालिबान में, आपके बलूचिस्तान में, सिंध में अभी गोलियां चला दी आपने, POK में,
इतनी गोलीबारी आप समझते हैं इंडिया में से हो रही है? आप कह देते हैं चोट चटा रहे हैं, बताएं आप। सुनिए, यहाँ जमहूरियत है, जमहूरी मुल्क है, आजादी है लोगों को बाहर निकलने की, अपने बोलने देना। देखिए मैंने आपका पूरा सवाल पूरा सवाल तो इलेक्टेड, मुझे बोलने की इजाजत तो दे दें। मुझे बुलाया जनाब, आप अगर मुझे बुलाया तो इरशाद जी आप क्या है, झूठ बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, जिसके कारण से लोगों को दिक्कत होती है। इंटेलेक्चुअल आदमी है। चलिए, समय की कमी के कारण इस चर्चा को यहीं विराम देना पड़ेगा, लेकिन इस बात से तो तय, इस चर्चा से तय है कि पाकिस्तान के नेता भी उसी झूठ का सहारा ले रहे हैं जिसका कोई सिर पैर नहीं है। आप सभी इस चर्चा में आए, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। फिलहाल इस चर्चा में इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।